नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज जो हम लोग टॉपिक है वह अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में अभिलेखों से ही जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अब तक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या ग्रीक या आर्मेयिक लिपि, ठीक है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा और लिपि के तौर पर पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है, ठीक। लिख लीजिए, अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहली ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और नंबर 3 ग्रीक या आर्मेयिक लिपि, ग्रीक या आर्मेयिक लिपि, ठीक है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के तौर पर पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, ठीक है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के तौर पर पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। तो चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि शिलालेख होता क्या है। तो शिलालेख गुफाओं को काटकर उसके शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, ठीक है। शिलालेख गुफाओं को काटकर उसके शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह। अशोक का जो शिलालेख है वह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न 8 स्थानों पर प्राप्त है। वह कौन कौन सा है? शहबाजगढ़ी का शिलालेख जो पेशावर जिले में है, पाकिस्तान। मानसेरा का शिलालेख जो हजारा जिले में है। कालसी का शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। गिरनार शिलालेख काठियावाड़ में गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है। धौली शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। सोपारा ये महाराष्ट्र के थाने जिले में है। अब देखिए यहाँ पे धौली और जौगढ़ का जो शिलालेख है, इसको धौली और जौगढ़ के शिलालेख को पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ठीक है। धौली और जौगढ़ दोनों शिलालेखों को मिलाकर इसको पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहते हैं, पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं दोनों शिलालेखों में धौली और जौगढ़ के शिलालेखों में अशोक की कलिंग के प्रति शासन नीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। कलिंग के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में, ठीक है। कलिंग के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में धौली और जौगढ़ शिलालेख में बताया गया है, ठीक है। और धौली और जौगढ़ शिलालेख को पृथक कलिंग प्रज्ञापन का भी शिलालेख कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में, ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के वर्ग में जो शामिल नहीं है उन्हें लघु शिलालेख की उपाधि दी गई है, ठीक है। उन्हें लघु शिलालेख कहते हैं। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसके जो वर्ग में जो शामिल नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? लघु शिलालेख कहते हैं, ठीक है। लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख से अशोक के
लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो निम्नलिखित जो लघु शिलालेख हैं जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वही लिखे हुए हैं तो बहुत सारे, तो देख लीजिएगा। गुर्जरा लघु शिलालेख एमपी के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, और गुर्जरा शिलालेख में अशोक को देवा नाम प्रिय है। ठीक है, देवा नाम प्रिय अशोक राजा, देवा नाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि दी गई है किसमें? गुर्जरा अभिलेख में। सासाराम बिहार में है। भाब्रू का लघु शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की का ये हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है, हैदराबाद के रायचूर। और मास्की के लघु शिलालेख से ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक नाम मिलता है किससे? मास्की से, मास्की लघु शिलालेख से। ब्रह्मगिरी मैसूर के चितलदुर्ग जिले में। ठीक है, ब्रह्मगिरी मैसूर के चितलदुर्ग जिले में स्थित है। एरगुड्डी लघु शिलालेख ये आंध्रा के करनूल जिले में स्थित है। किसमें? करनूल जिले में स्थित है। अहरौरा यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। अहरौरा कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लघु शिलालेख हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो अब जानेंगे अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो विभिन्न 6 स्थानों पर पाए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ये यूपी के सहारनपुर जिले, सहारनपुर को पहले खिजराबाद के नाम से जानते थे, सहारनपुर जिले में स्थित था, जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। तो ये जो था पहले यूपी के सहारनपुर या जिसको खिजराबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, जिले में था। बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। ये दिल्ली टोपरा स्तंभ था। इसके बाद दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, ये पहले मेरठ में था, इसको भी बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अर्रास का स्तंभ लेख ये बिहार के चंपारण जिले में है। लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख ये भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके बाद रामपुरवा का स्तंभ लेख ये भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अब इसके बाद आता है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अशोक द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ठीक है, बाद में पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसको अशोक के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। बाद में इसको अशोक के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद
इस प्रयाग स्तंभ में अशोक की पत्नी कुरवाकी द्वारा बौद्ध संघ को दान देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, प्रयाग स्तंभलेख को प्रयाग स्तंभलेख में अशोक की पत्नी कुरवाकी द्वारा बौद्ध संघ को दान देते हुए दिखाया गया है। बौद्ध संघ को दान देते हुए दिखाया गया है, जिस वजह से इस प्रयाग स्तंभलेख को रानी का स्तंभलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का स्तंभलेख। इस वजह से प्रयाग स्तंभलेख को रानी का स्तंभलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अशोक के लघु स्तंभलेख। अशोक के लघु स्तंभलेखों में अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके लघु स्तंभलेखों में अशोक के राजकीय घोषणाओं का उल्लेख मिलता है। तो चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट है। सांची रायसेन जिला एमपी में है, सारनाथ वाराणसी जिले में है। ठीक है, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी तीनों लघु स्तंभों में अशोक अपने महापात्रों को संघ में भेद रोकने का आदेश देता है। ठीक है, जो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महापात्रों को संघ में भेद करने से रोकता है। संघ में भेद करने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद रुमनदेही नेपाल की तराई में स्थित है और निगलीबा नेपाल की, ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनमें कुछ वर्णित विषय देखेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या दिया गया है, तृतीय शिलालेख तो देखते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। ठीक है, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट है 7वां और 8वें शिलालेख। ठीक है, 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसके बाद 14वां शिलालेख, 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी। तो देखिए, अशोक के बाद जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो लगभग 10 आए हैं, जिसमें अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है, पुराणों के अनुसार अशोक के बाद अशोक के 10 उत्तराधिकारी हुए हैं, जिसमें अशोक के बाद था कुणाल। ठीक है, तो आपके लिए आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि मौर्य साम्राज्य का सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसके अलावा उसके उत्तराधिकारी सब अयोग्य साबित हुए। ठीक है, और यहीं से मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आपके पास सारी क्लासें पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद।